अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और आज सईद बलोच के यूट्यूब चैनल में बतौर एंकर फ़राइज़ अंजाम देने का मुझे मौका मिला है। और आज तीन बड़ी खबरें पाकिस्तान की हैं। वो तीन बड़ी खबरें ये हैं कि सबसे पहली बड़ी खबर तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पेशावर से बड़ा रिलीफ मिल गया है। वो क्या रिलीफ है उस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने जो मखसूस खवातीन और अक़लियतों की नशस्तें हैं उस पर हलफ बर्दारी से रोक दिया है। एक तो इस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा जो दूसरा सवाल है हमारा सईद बलोच साहब के सामने मैं रखूँगा कि सिंध के एक PTI के रहनुमा हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जो 45 फार्म है और 47 फार्म है उसके हवाले से एक अजीम तोहफा भेजा है। अब पता नहीं ये तोहफा इलेक्शन कमिश्नर साहब को स्पेशल उनके लिए भेजा है या तमाम मेम्बरान के लिए भेजा है, वो भी पूछते हैं, और ये तोहफा क्या है ये भी पूछते हैं। और तीसरी खबर ये है कि शहबाज शरीफ साहब, जिनके हवाले से बड़े बड़े बातें हमेशा माजी में की जाती रही है कि कभी वो डिग्गी में बैठकर किसी अफसर के घर मिलने जाते थे, अफसर के दफ्तर जाते थे, और अब भी सुना है कि उन्होंने आज किसी अफसर को सल्यूट किया है। पता नहीं वो कौन से अफसर हैं, जरा सईद बलोच साहब से जानने की कोशिश करते हैं। सईद बलोच साहब, पहले तो ये बताएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ क्या मिल गया? बहुत शुक्रिया अब्रार स्टोरी साहब। देखें, पेशावर हाई कोर्ट का एक बड़ा वाजे जो स्टैंस रहा है जब से ये रजीम चेंज, और ख़ास तौर पर जब 9 मई के वाक़यात हुए और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को जिस तरह टारगेट किया गया, इस तमाम तर फस्तायत के दौरान जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज अपनी अदालतों में आबदीदा हो रहे थे, PTI के रहनुमाओं को जो है वो इंसाफ नहीं दे पा रहे थे, जो शानदाना गुलजार का मामला हो, शहरियार अफरीदी का मामला, ये सारा यही हुआ और यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही DC इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर हुई और उसके ऊपर कार्रवाई हुई। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट के जजेस थे जो PTI के जो सियासी वर्कर थे या सियासी रहनुमा थे, उनको इंसाफ नहीं दे पा रहे थे। मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होता था, हो जाता था तो केस डिलिस्ट हो जाते थे, जज छुट्टी पर चले जाते थे, उनका तबादला दूसरी रजिस्ट्री में कर दिया जाता था। लेकिन इस सब के बावजूद पेशावर हाई कोर्ट एक ऐसा फोरम था जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस तमाम तरफस्तायत और मजालिम के बावजूद रिलीफ मिल रहा था। और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान साहब ने जब ये अपना बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ओहदे का चार्ज संभाला, तो इनकी जानिब से आपको याद होगा कि यहाँ जुडिशल कमीशन इजलास सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, और जुडिशल कमीशन इजलास से जब ये फ्री हुए तो इनको बताया गया कि पेशावर हाई कोर्ट में जरताज गुल जो है वो रात के 10 बजे भी इंसाफ की मुंतजिर हैं, और बाहर पूरे पेशावर की जो पुलिस थी वो जरताज गुल साहिबा को गिरफ्तार करने के लिए मौजूद थी। जस्टिस इब्राहिम साहब को यहाँ खबर दी गई, ये यहाँ से रवाना हुए फौरी तौर पे, ये पेशावर हाई कोर्ट में गए, वहाँ इन्होंने केस समाअत के लिए मुकर्रर किया और जरताज गुल को हिफाजती जमानत वहाँ से उन्होंने ग्रांट की। तो ये एक मिसाल जो मैं आपको दे रहा हूँ। फिर आप देखें कि बल्ले के इंतखाबी निशान वाला मामला था, तो वो वहाँ वो भी रिलीफ जो है वो PTI को वो पेशावर हाई कोर्ट से मिला। असद कैसर और जो दीगर सियासी रहनुमा थे, कामरान बंगश और दीगर, उनकी जमानतों का और उनकी गिरफ्तारियों का मामला था, उनको रिलीफ वहाँ से मिला। और फिर आप ये भी देखें कि PTI की जानिब से जो अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए थे वो भी उन्होंने पेशावर में करवाए थे। उसकी वजह ये थी कि पूरे मुल्क में और इवन कि इस्लामाबाद में भी किसी जगह पर ब्यूरोक्रेसी उनको जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात थे वो करवाने की इजाजत नहीं दे रही थी, सिक्योरिटी भी नहीं दी जा रही थी। पुलिस उल्टा, जहाँ उनको पता था कि यहाँ सारे सियासी रहनुमा इकट्ठे होंगे तो इनको इकट्ठे एक ही जगह से पकड़ लेते हैं, तो जरा हमें भी भाग दौड़ नहीं। और याद है आपको उस दिन G8 में भी पहुंची थी, इलेक्शन पेशावर में हो रहा था और G8 इनके सेक्रेटरी को घेर लिया था। तो ये वो सारी चीजें हैं जो होती रही, और इसी वजह से PTI ने पेशावर में इंट्रा पार्टी इंतखाबात रखे, क्योंकि वहाँ पेशावर हाई कोर्ट ने जो सूबे की पुलिस थी उनको ये हुक्म दिया था कि इनको सिक्योरिटी फराहम की जाए। तो ये कुछ मिसालें बताने का मकसद ये है कि जब सारे सूबे में कोई जज PTI का मुकदमात नहीं सुन रहा था, PTI को इंसाफ नहीं कर रहा था, उनके खिलाफ मजालिम जो ढाए जा रहे थे उसके ऊपर कोई नोटिस नहीं लिए जा रहे थे, केस नहीं सुने जा रहे थे, तो उस वक्त भी पेशावर हाई कोर्ट PTI को कहीं ना कहीं इंसाफ दे रही थी। वो मैं ये नहीं कहता कि वो बड़ी आइडियल सिचुएशन थी, लेकिन जो जलसे जुलूसों का आगाज हुआ था वो भी आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा से हुआ था, और बार बार की मदाखलत हुई थी पेशावर हाई कोर्ट की, और उसके बाद
वहाँ पर जलसे जुलूस और वर्कर कन्वेंशन करने की इजाज़त मिली थी। और अब जो ये मखसूस नशिस्तें छीनी गई, उसके खिलाफ फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई। उस पर आज डिवीजन बेंच था, 2 रुकनी बेंच ने आज इस केस पर समाअत की। और एक जो मैं कहता हूँ कि वक्ती रिलीफ हम इसको ज़रूर कहेंगे, अगर हम ये ना भी कहें जी कि कोई बहुत ज़्यादा जो है वो अदालत की जानिब से इंसाफ किया गया, क्योंकि पहली समाअत थी। और कल आपको पता है कि कौमी असम्बली में मखसूस जो PTI की मखसूस नशिस्तें जो इनसे छीनी गई थी और दीगर सियासी जमातों में उनकी बंदर बांट की गई और उनको PTI का हक जो है वो दे दिया गया, उसके ऊपर कल तकरीब हल्फ बर्दारी होना थी इधर ही पार्लियामेंट हाउस में। तो अब पेशावर हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जो स्पीकर कौमी असम्बली है वो इस केस का फैसला होने तक जो है वो ये तकरीब हल्फ बर्दारी वो नहीं करेंगे। जिन लोगों ने कल हल्फ PTI की छीनी गई सीटों पर हल्फ उठाना था, उनको हल्फ लेने से भी रोक दिया है। इसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को भी और एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को भी नोटिस जारी किए हैं और उनको अदालत की मुआवनत के लिए तलब कर लिया है। इसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी किया और उनसे ये पूछा है कि इलेक्शन कमीशन ये अदालत की मुआवनत करे कि क्या पेशावर हाई कोर्ट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो ये दरख्वास्त है ये सुन सकती है या नहीं सुन सकती। इसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने मामला लार्जर बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को भी भिजवाया है। अब कल तक ये एक फौरी तौर पर जो एक रिलीफ जो मेरे ख्याल में इतना ही दिया जा सकता था, अब इसके ऊपर लार्जर बेंच बनेगा। मुमकिन है कि 3 रुकनी बने, 5 रुकनी बने, 4 बने, 7 बने, जितना भी वो देखना है कि कल अब चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इसके ऊपर कितने रुकनी बेंच बनाते हैं। और फिर जब इस सारे के ऊपर ये कार्रवाई होगी तो अल्टीमेटली जो मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि अगर ये PTI को ये रिलीफ मिल भी जाता है, अदालतों से इंसाफ होता है और पेशावर हाई कोर्ट ये कहती है कि नहीं, ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का ये हक बनता है कि उनको ये मखसूस नशिस्तें दी जाएँ, तो इम्कान ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक बार फिर पेशावर हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करेगा, जैसे बल्ले का फैसला किया, जैसे बल्ले का। क्योंकि अब देखें ना कि इलेक्शन कमीशन जब खुद एक पार्टी बन चुका, फ्रीक बन चुका, बददियानती, बदनीयती, बेशर्मी, ढिठाई का जो मुजाहरा किया गया इस मुल्क में, इंतखाबात के नाम पर जो ढोंग रचाया गया, जैसे आइन शिकनी की गई, बार बार की गई, आज भी की जा रही है यार। कल जो फॉर्म 45 जारी हुए वो हमारे सामने एक मिसाल है। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन की नीयत पर मुझे कोई शक नहीं है, वो आ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और वो आएंगे अगर ये फैसला उनके खिलाफ आता है तो। और दूसरी जो बात आपने की वो है हलीम आदिल शेख साहब हैं जो PTI सिंध के सीनियर तोहफा बताएं, मुझे इंतजार है वो तोहफा बताएं। तोहफा मैं बताता हूँ। तोहफा ये है कि कल हलीम आदिल शेख साहब के हलके में जो फॉर्म 45 जारी हुए ना, अब वो फॉर्म 45 हमने देखे और इतनी बूंदी और मजाहिया किस्म की जेल साजी थी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में। हाँ, व्हाइटनर लगा के ना उन्होंने वो मिटाया हुआ। उनके आपने भी स्कूल में व्हाइटनर का इस्तेमाल किया हुआ है? जी बिल्कुल किया है। अब देखे ना कि वो अब वो हिंसा चौके मिटा हुआ है, लेकिन वो सैकड़ों में थे, यानी कि 3 हिंसे थे, सैकड़ों में वोट थे। उन्होंने क्या किया कि वो जो पहले वाला है ना, वो 2 थे, 300 था, 400 था, जितना भी हिंसा था वो उन्होंने ऐसे ऊपर ना व्हाइटनर लगा के उसको मिटाया हुआ। मतलब कि वो वाज़ेह नजर आ रहा है कि यार ये जेल साजी हो रही है। और उसको कितने तकरीबन पीछे 76 वोट थे, वो 76 वोट जी उसके खाते में डाल दिए। तो उस पर फिर आज हलीम आदिल शेख साहब ने इलेक्शन कमीशन को तोहफा दिया। अब इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी और जो चारों मेंबरान होते हैं वो इलेक्शन कमीशन होता है और सेक्रेटरी जो होते हैं वो उनको जो है वो असिस्ट करते हैं। तो उन्होंने अब इलेक्शन कमीशन को ये तोहफा भेजा है कि आपसे धांधली अच्छी तरीके से आप नहीं कर पा रहे। हाँ, आप वो नकल के लिए भी जो अकल करनी होती है ना, आपके पास वो अकल भी नहीं है और आप वाइचडर लगा के नताइज तब्दील कर रहे हैं और खुद को एक्सपोज कर रहे हैं और बेनकाब कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि कल जो फॉर्म 45 जारी हुए हैं ये भी अल्लाह ताला की तरफ से मैं इसको PTI के लिए एक नेमत करार दूंगा, क्योंकि जो फॉर्म 45 PTI के पास थे वो तो उनके पास थे। अब जो जेल साजी करके बनाया गया है ना, ये एक चार्जशीट है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। और जब भी अब इन चीजों का फोरेंसिक होगा, अच्छा अब ये भी नहीं किया कि नए फॉर्म 45 बनाए जाते। फॉर्म 45 भी PTI के वही जीते हुए थे और उन्हीं के अंदर जो है ना वो छेड़खानी की गई, 5 को 0 बना दिया गया। अब 0 के अंदर 5 की गुलाई नजर आ रही है। 6 था उसको इतना मोटा 1 बना दिया, क्योंकि 6 का ऐसा आपको पता नीचे गोल दायरा होता है। बनाने में मसला ये था कि जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनके अब उन्होंने कहा जी कि आपसे ये धांधली ठीक नहीं होती और व्हाइटनर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं ना आपको इंक रिमूवर भेज रहा हूँ। अच्छा। तो आप ये इंक रिमूवर लें, इससे आपको वो मिटाने में जरा आसानी होगी, ताकि कम से कम आप जो जेल साजी कर रहे हैं यार वो तो ढंग की कर लें।
इतनी नंगी किस्म की जेलसाजी ना करे, खुद को जो है वो मेहरबानी करें। बिल्कुल। तो वो उन्होंने इंक रिमूवर भेजा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को और जो इलेक्शन कमीशन के दीगर मेंबरान है कि वो इंक रिमूवर इस्तेमाल करें, उससे धांधली कर लें यार, इतनी मुल्क की बदनामी का बायस ना बने कि पहले ही आपने जो इंतखाबात जिस तरह बूंदे अंदाज में करवाए हैं और एक सियासी जमात को आपने टारगेट किया, दीवार के साथ लगाया, और उसके बावजूद वो खीरे, मूलियां, गाजरे, बैंगन, कद्दू और पता नहीं कौन कौन से वो अजीबो गरीब किस्म के आपने इंतखाबी निशान दिए, और इन इंतखाबी निशानों से उन्होंने तीर को भी जो है हराया, उन्होंने मौलाना को भी हराया, उन्होंने शेर की भी पिटाई कर दी। तो ये देखे ना, ये तो फिर अवाम का था। और जो तीसरी अहम खबर है, मैं सवाल जब तक नहीं पूछूंगा आपने जवाब नहीं देना है, क्योंकि मुझे कुछ ऐसी जुगत आई है, अब मैं बता नहीं सकता। बिल्कुल बोले, बिल्कुल बोले। वजीर आजम बन गए, भाई के कंधे पर पांव रखकर, और चेक तो करें पहले, कंधे भी सलामत है नहीं है। हाँ। लंदन से बेचारे आए और वजीर आजम का शौक पूरा करने, और पता नहीं चौथी बार की पांचवी बार नेल्सन मंडेला बनने के चक्कर में इधर आके भाई ने ही पर काट दिए। और अब वो भाई जो है ना, सरकारी मुलाजमीन को जो है वो सल्यूट करें। ये मुलाजिम कौन थे? देखिए, शहबाज शरीफ साहब काफ़ी ज़्यादा बदनाम हैं। डिग्गी में छुप कर जाना, वो आपको पता है कि इमरान खान साहब ने जब बताया था कि शहबाज शरीफ साहब डिग्गी में छुप के साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से मिलने जाया करते थे, और कहा जाता है कि मलिक अहमद खान साहब की गाड़ी होती थी और ये उसकी डिग्गी में छुपे होते थे ताकि किसी को नजर अभी जाते हैं वैसे डिग्गी में छुप के? अब देखे ना, अब वो आज आर्मी चीफ साहब मिलने के लिए आए तो वो बाहर निकल के उनको कार पोर्च में उनका जो है वो इस्तकबाल कर रहे हैं। अब वो प्राइम मिनिस्टर हैं, एक आईनी ओहदेदार हैं, मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, और ताबेदारी का ये आलम है कि अब वो आर्मी चीफ साहब का जो है वो उनको बाहर जाके हमारे सिपह सालार हैं यार। जी बिल्कुल सिपह सालार हैं। और आपको याद होगा जब साबिक आर्मी चीफ बाजवा साहब ये भी बने ना वजीर आजम, तो बाजवा साहब मिलने के लिए आए तो वो दरवाजा उन्होंने खोला तो बाजवा साहब ने उनको उस वक्त भी सल्यूट किया था उस वक्त, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो हैं, एक आईनी ओहदा है, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, बिग बॉस भी हैं, तो बाजवा साहब ने उनको सल्यूट किया। तो ये पहले से उनके लिए ना ऐसे करके खड़े हुए थे, शहबाज शरीफ साहब आगे और इन्होंने भी भाग के आगे जो है वो उनको सलाम किया, और अब तो बकायदा सल्यूट कर आर्मी चीफ साहब ने ऐसे सल्यूट किया। वैसे कहीं बात सुने, कोई ट्रेनिंग कोई भर्ती तो नहीं हुए थे? नहीं, भर्ती वैसे तो नहीं होते, लेकिन जितना अरसा ले लिया, जितना अरसा मुस्लिम लीग नून, देखे मुस्लिम लीग नून को बनाया किसने था? फौजी आमिर जियाउल हक के दौर में जनरल जिलानी का नाम सामने आता है ना, जियाउल हक साहब का नाम आता है, और एक फौजी आमिर की बनाई हुई सियासी जमात क्या इस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखा सकती है? ताबेदार बच्चे हैं, पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो, ये ताबेदार बच्चे हैं। और अब वो पिछले दिनों वसूतुल्लाह खान साहब ने एक कॉलम लिखा था ना, उन्होंने यही तंज किया था इन दोनों सियासी जमातों के ऊपर कि जनाब जब हम आपकी खिदमत के लिए मौजूद थे, दो सियासी जमातें हम मौजूद थी, तो ये बाहर से आप इमरान खान नाम के एक बंदे को क्यों लेके आए हैं? क्या हमसे कोई ताबेदारी करने में कोई गलती हुई है, कोई कमी कोताही हुई है? तो देखे ना कि जो एक अवामी लीडर थे, जो अवाम से निकले थे, जिसने 1996 में जमात बनाई, जिसने 2011 तक तकरीबन आप देखें कि ये 15 साल जिस बंदे ने अपने वोटर्स के नौजवान होने का, उनके बालिग होने का इंतजार किया, और फिर देखें कि 2011 ही वो तारीख है, क्योंकि 1997 में गालिबन इमरान खान साहब का पहला इंटरव्यू जब पब्लिश हुआ था, तो किसी ने जब उनसे सवाल किया ना इंटरव्यू करने वाले ने कि क्या आपको लगता है कि आप पाकिस्तान की सियासत के अंदर आपकी स्पेस है और अवाम आपको वोट देगी, तो उस वक्त इमरान खान साहब ने ये कहा था कि मेरा वोटर अभी छोटा है, बच्चा है, ये जब बड़ा होगा तो ये मुझे वोट देगा। और उस वक्त अगर हम एक एवरेज लगा लें 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, तो 2011 तक इमरान खान साहब का जो वो वोटर था ना, वो बालिग हो चुका था, उसके शनाख्ती कार्ड बन चुके थे, वो वोट डालने के काबिल हो चुका था। और 2011 में आपको याद होगा 31 अक्टूबर 2011 को लाहौर के मिंटो पार्क में इमरान खान साहब का वो जलसा हुआ था, जहां से तारीखी, जिसको कहा जाता है कि वो लाहौर की तारीख का बड़ा जलसा था, और वहां से इमरान खान साहब और उनकी जमात ने मोमेंटम पकड़ा था, और वहीं से आप देख लें कि इमरान खान साहब ने नौजवानों को साथ लेकर चलना शुरू किया। इससे पहले 2005 में वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाते थे। पंजाब यूनिवर्सिटी में जब वो 2005 में गए थे तो इस्लामी जमीयत तुलबा वालों ने उनके साथ बदतमीज़ी की थी, उनको ज़दोकोब किया, उनको हब्स बेजा में रखा, उनको गिरबान से पकड़ के वहाँ से निकालने की कोशिश की। तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब उस वक्त ये ज़हन बना चुके थे कि मैंने नौजवान को जो आज स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, मैंने इसको साथ लेकर चलना है। तो ये तो उनका विजन था जो वो सारा कर रहे थे। और 2011 के बाद उनको
जब उन्होंने देखा कि हाँ अब वो बच्चे जिनका मुझे इंतजार था वो अब बालिग हो चुके हैं, उनके शनाख्ती कार्ड बन चुके हैं और ये मुझे वोट देने की पोजीशन में आ चुके हैं, तो फिर वो सब निकले। और अभी आप देख लें कि आज तो सिर्फ हमारी नस्ल नहीं, हमारे जो पीछे वाले 5-10 साल पीछे वाले हैं वो उससे पीछे चले जाएं, स्कूल कॉलेज वाले, इवन के जो छोटे बच्चे हैं आज वो अब इमरान खान के बयानिए के ऊपर वो नारे लगा रहे होते हो। तो ये चीजें जो है वो अब अगली नस्लों में मुंतकिल हो रही हैं। और दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब हैं, डिग्गी में जाते थे और शायद वो ये समझते हैं कि जहाँ से उनको ये इख्तियार मिला है उनका एहतराम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना मैं नहीं समझता कि एक वज़ीर आज़म जो है वो किसी सरकारी मुलाजिम को इस तरह जो है वो आगे बढ़ के कार पोर्च में जाके उसका इस्तकबाल करे और फिर आकर उसको सलूट भी मारे। क्या शहबाज शरीफ साहब किसी सेक्रेटरी को ये करेंगे? क्या आईजी को ये इस तरह का सलूट मारेंगे? या जो DGFI होंगे उसको मारेंगे? या चेयरमैन वापडा को मारेंगे? तो ये वो चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि हमारी सियासी जमातों के अंदर नहीं होनी चाहिए। एक सियासी रहनुमा का एक अपना बड़ा लेवल होता है। शहबाज शरीफ साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, आसिफ जरदारी साहब हो, इमरान खान साहब हो, मौलाना साहब हो, कोई भी हो, सियासी रहनुमा है। लीडरशिप हमेशा पॉलिटिकल होती है। मैं इस चीज़ पर मेरा बड़ा एक पुख्ता यकीन है। कोई सरकारी ओहदेदार वो कोई भी हो, मुलाजिम हो, जितना भी बड़ा ताकतवर हो, वो लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप कौम को विजन देने वाली, कौम को सिमत देने वाली, कौम को बेहतरी के रास्ते पर डालने का अगर कोई क्रेडिट कोई ले सकता है या किसी को लेना चाहिए तो वो पॉलिटिकल लीडरशिप है, सियासी रहनुमा है। और सियासी रहनुमा मैं ये समझता हूँ कि जितने भी बुरे हों वो कम अज़ कम एक फौजी आमिर से हर सूरत वो बेहतर होंगे। नवाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हों, इमरान खान साहब हों, ये शहबाज शरीफ साहब हो, मौलाना साहब हो या कोई दूसरा तीसरा हो, मैं हर सूरत में इनको जो है वो प्रेफर करूंगा। और मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब को ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। इससे पहले जब ये शहबाज शरीफ साहब की तकरीब हल्फ बर्दारी थी तो वहाँ मरियम साहिबा जो है वो जब आर्मी चीफ साहब जब आए तो वो उनके सामने जो है वो ताबेदारी से सर झुका रही हैं और पता नहीं क्या कर रही हैं। अजीबो गरीब किस्म की ये हरकत और सकनात है। मेरे ख्याल में तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए जनाब। ये वो रास्ते हैं जहाँ आपने ऊपर पहुँचना होता है। सईद बलोच साहब, बूट पॉलिश करने पड़ते हैं, इज्जत नफ्स मारनी पड़ती है और वो सारा कुछ करना पड़ता जी है। हुजूर, ये वही रास्ते हैं जहाँ से जाकर आपको वज़ीर आला भी बनना होता है और वज़ीर आज़म भी बनना होता है। तो सईद बलोच साहब, एक मुहावरा है कि इंसान की जो आदत है वो बदल सकती है लेकिन फितरत नहीं बदलती। तो शायद मियाँ साहब बरादरान की ये फितरत है और जिस तरह वो पार्टी बनी और फिर आज भी उन्हीं जो है तरीक़ेकार पर वो चल रहे हैं। लेकिन जो तीन बड़ी खबरें थी आज मुल्क की कि एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरह पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ मिला और दूसरी जो बड़ी खबर ये है कि PTI का जो सिंध से तोहफा भेजा गया इलेक्शन कमीशन को। और तीसरी बड़ी खबर सैल्यूट की थी जिसकी तफसीलात सईद बलोच साहब ने आपके सामने रखी। अब हम दोनों को दीजिएगा सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त। अल्लाह नेगबान।